हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के ऑल चैप्टर का इंट्रोडक्शन तथा फार्मूला पढ़ेंगे। एक वीडियो में ही ऑल चैप्टर का फार्मूला समाप्त करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। पहला पॉइंट है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे कौन सा संख्या कहते हैं? परमेय संख्या। जहाँ q नॉट इजकल टू जीरो, यानी बाटा के नीचे क्या नहीं रह सकता है? जीरो नहीं रह सकता है। यानी कि बाटा के रूप में जो लिखा जाता है वही क्या कहलाता है? परमेय संख्या। फिर परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत आवर्ती होता है। या तो शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है। दूसरा पॉइंट है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार याद रखिएगा अशांत अनावर्ती होता है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। इसमें अशांत आवर्ती होता है, इसमें अशांत अनावर्ती होता है। यह दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। पाई जो है वो एक अपरमेय संख्या, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पाई जो है एक अपरमेय संख्या है, जबकि इसका मान क्या होता है? पाई का मान 22/7 होता है। वह क्या है? परमेय है। अभाज्य संख्या, एक से बड़ा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ा जो केवल एक और अपने आप से कटे। एक से बड़ा होना चाहिए और एक और अपने आप से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 एक से बड़ा है और एक से कटता है और अपने आप से कटता है, किसी अन्य से नहीं कटता है, वो अभाज्य है। 3 एक से बड़ा है, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 5 यह भी एक से बड़ा है, यानी अभाज्य संख्या एक से बड़ा होता है और एक से कटे और अपने आप से। तो देखिए 5 अपने आप से कटेगा, 5 एकम 5, और एक से भी कटेगा 7। तो उसी तरह अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट आगे तक होता है। नोट है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम मतलब कि 2 से भी विभाजित हो जाए। तो सम अभाज्य कौन सा है? एकमात्र, केवल और केवल अभाज्य एक ही है, सम, जो 2 है। भाज्य या यौगिक संख्या, एक से बड़ा और एक और अपने आप से कटे और किसी अन्य से भी विभाजित हो। अभाज्य केवल एक और अपने आप से विभाजित होता है। यह जो है भाज्य या यौगिक, यह एक और अपने आप से तथा किसी अन्य से भी विभाजित होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 4 एक से बड़ा है, अपने आप से भी कटेगा, 4 एकम 4 से कटेगा, एक से भी कटेगा किसी अन्य संख्या से, जैसे 2 से भी कटेगा, 6, 8, 10। इसी तरह भाज्य। अगला पॉइंट है यूक्लिड या एल्गोरिदम द्वारा मौसा। यूक्लिड या एल्गोरिदम द्वारा मौसा निकालने का फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, या इसको शॉर्ट में संकेत में सूचित करते हैं a बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, b4 भाजक q4 भागफल r4 शेषफल। और एक इसका शर्त होता है कि 0 लेस देन इजकल टू r, यानी कि शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और b यानी कि भाजक से छोटा होगा। और यह शर्त ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट है सअभाज्य संख्या का मौसा। तो यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? 1 होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मौसा बराबर होता है अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी घात का गुणनफल। याद रखिएगा, मौसा बराबर अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी घात का गुणनफल। सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है? मौसा। फिर अगला पॉइंट देखिए लौसा बराबर अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़े घात का गुणनफल। याद रखिएगा, लौसा बराबर अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़े घात का गुणनफल। अगला पॉइंट देखिए मौसा गुने लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या बराबर में फिर बोला है कि दोनों संख्या का बदला में लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यह भी याद रखिएगा कि मौसा गुने लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर
लिख सकते हैं या कह के पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है एक जो है न तो अभाज्य है और न ही यौगिक संख्या है। तो पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो एक याद रखिएगा, एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक। अगला देखिए, शांत होने का शर्त होता है p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो तो वह क्या होता है, शांत। तो याद रखिएगा, बाटा के नीचे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होता है तो वह संख्या क्या होता है, शांत होता है। यह जो फॉर्मूला है बिना भाग विधि द्वारा शांत सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है शांत होने का शर्त, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। अब सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद, पहला पॉइंट लिखा गया है, देखिए बहुपद ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुपद पहचानने के लिए। तो बहुपद कब नहीं होगा, मतलब बहुपद नहीं होगा तो उसका शर्त लिखे हैं कि जब x मतलब होता है चर, चर मतलब ABCD का अक्षर, याद रखिएगा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चर मतलब कि ABCD का अक्षर और अचर मतलब गिनती की संख्या, यानी कि चर बाटा में आ जाए। दूसरा लिखे हैं चर रूट में आ जाए। तीसरा लिखे हैं चर का घात यानी पावर माइनस में आ जाए, या चर के घात बाटा में आ जाए, जैसे 3/2। तब यह शर्त पर बहुपद नहीं होगा। यह ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुपद का घात बताने के लिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुपद का घात बराबर पहचानने के लिए होता है सबसे बड़ा घात लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में बोले कि बहुपद के घात बताइए तो सबसे बड़ा घात, तो देखिए जैसे एग्जांपल में लिखे हैं 3x² + 2x - 6। तो x का सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ x का सबसे बड़ा घात 1 है, यहाँ पर x का सबसे बड़ा घात क्या है 2। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा 2। सबसे बड़ा घात ही बहुपद का घात कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैखिक बहुपद, या इसका एक और नाम है एक घाती बहुपद। पिछला बार एग्जाम में पूछा गया था कि रैखिक बहुपद का दूसरा नाम क्या होता है, तो एक घाती बहुपद, याद रखिएगा, जिसका घात कितना होता है 1। इसका व्यापक रूप दिया गया है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, होता है ax + b, जहाँ a ≠ 0, यानी एक जगह, इस एक जगह क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तथा a और b क्या है, अचर, अचर मतलब गिनती की संख्या। फिर अगला पॉइंट देखिए, रैखिक बहुपद का घात, माने कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। फिर शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या भी क्या होता है, 1 होता है। एक ट्रिक याद रखिएगा कि जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा। शून्यक मतलब आंसर, बहुपद का आंसर जो होता है उसको शून्यक बोलते हैं या मूल बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद का घात कितना है, 1, तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1। फिर अगला पॉइंट है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। यहाँ पर x के घात क्या है, 2, इसीलिए इस बहुपद का नाम क्या है, द्विघात। द्विघात मतलब दो घात, जहाँ एक क्या नहीं हो सकता है, 0। एक जगह 0 छोड़कर सभी संख्या रह सकता है। फिर अगला देखिए, द्विघात बहुपद का घात, अभी बताए कि द्विघात यानी कितना घात है, 2। तो घात इसमें कितना होगा, द्विघात बहुपद का घात ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कितना होता है, 2। और जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है, यानी आंसर की संख्या उतना ही होगा। तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2, और इसे अल्फा बीटा से सूचित करते हैं। 1 होगा तो अल्फा से सूचित करेंगे। अगला देखिए, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध दर्शाने के लिए 2 नंबर में पूछा जाता है द्विघात बहुपद के लिए। जब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। जब भी क्वेश्चन का है कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध दर्शाइए तो अल्फा + बीटा ज्ञात कर देंगे। अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा ज्ञात कर देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अल्फा + बीटा का फॉर्मूला लिखा गया है -b/a, यानी -b/a। 2 नंबर फॉर्मूला अल्फा × बीटा का लिखा गया है c/a। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1 है द्विघात बहुपद का सूत्र, यानी द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, जब अल्फा + बीटा शून्यकों का योग दिया हो और अल्फा × बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया हो। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। नेक्स्ट फार्मूला होता है यदि px
क्यू एक्स, पी एक्स और क्यू एक्स से बहुपद को सूचित किया जाता है। तो लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि यदि पी एक्स कोमा क्यू एक्स से विभाज्य हो तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का घात पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यानी कि पी एक्स एक बहुपद है, क्यू एक्स एक बहुपद है, क्यू एक्स से पी एक्स में डिवाइड किया जाएगा तो उसका घात क्या होगा। तो इस पिछला बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका घात होता है पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 बटा एक्स प्लस 5, इसका घात पूछा गया है, भाग में है। तो देखिए एक्स क्यूब ऊपर वाला का घात कितना है 3, बहुपद के घात में सबसे बड़ा घात लेते हैं तो घात कितना है 3, इस एक से नीचे वाला हर का घात कितना है 1, तो 3 में से 1 गया तो 2। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर यानी कि दो चर होगा, चर मतलब बताए थे एक्स ए बी सी डी का अक्षर यानी एक्स वाई जेड वेरिएबल। तो दो चर यानी दो गो चर होगा, एक्स और वाई होगा या यू भी होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है, इस अगला चैप्टर है। तो देखिए दो चर यानी एक्स वाई ज़्यादातर सवाल में आएगा। तो देखिए 1 नंबर पॉइंट लिखा गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। देखिए रैखिक समीकरण है, एक्स के घात भी एक है, वाई के घात भी एक है, तो रैखिक समीकरण है। और समीकरण कब बनता है जब बराबर के यानी कि RHS में कुछ ऑलरेडी दिया रहता है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी यह क्या कौन सा समीकरण है। तो दो चर वाले, दो गो चर है x और y, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ए बी सी क्या है तो गिनती होगा, यहाँ पर कोई अचर संख्या होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो x कोमा वाई का हल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो कितना होगा जब एगो समीकरण दिया रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ये एक समीकरण है तो इसका हल होता है हमेशा अनगिनत होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 5 इजकल टू 0, तो इसमें x और y का हल कितना होगा तो अनगिनत आएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि व्यापक रूप, किसका व्यापक रूप तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। युग्म मतलब जोड़ा, दो चर वाले रैखिक समीकरण जोड़ा के रूप में होगा। यानी कि देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ये एक पहला रैखिक समीकरण युग्म है दो चर वाला। फिर दूसरा है dx प्लस dy, dx प्लस dy यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर ई कर देते हैं और यहाँ पर f कर देते हैं। दूसरा देखिए दूसरा समीकरण है dx प्लस ई वाई प्लस एफ इजकल टू 0, तो यह भी एक रैखिक समीकरण है दो चर वाले। तो यह कितना है एक, यह समीकरण 1 हो गया, यह कितना समीकरण 2। तो 1 1 2, दो चर वाले रैखिक समीकरण है और युग्म के रूप में है यानी जोड़ा के रूप में है। या तो ई रूप होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 तथा dx प्लस सी वाई प्लस एफ इजकल टू 0, ई एक रूप होता है। एक और अथवा में दिया गया है a1 a2 करके, तो a1x b1y प्लस c1 इजकल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इजकल टू 0। यह दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा के रूप में है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 5 इजकल टू 0। फिर एक और समीकरण दिया गया है, इसको मान लेते हैं प्रश्न जब हल करते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मानते हैं। 3x प्लस 5y प्लस 6 इजकल टू 0, यह समीकरण 2 है। तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है जिसमें लुप्तीकरण विधि है, ब्रजगुणन विधि है। तो हम लोग ब्रजगुणन विधि से उसका फार्मूला होता है उसको याद करेंगे। इस फार्मूला में देखिए ब्रजगुणन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात किया जाता है। तो उसका एक ट्रिक है कि 12 माइनस 21 यानी 12 माइनस 21 नंबर याद कर लीजिए। जिस तरह गर्लफ्रेंड का नंबर याद कर लेते हैं आप लोग, उसी तरह 12 21 नंबर है, ठीक है। तो x के मान जब भी ज्ञात करना हो तो क्या कीजिए BC माइनस BC बाटा AB माइनस AB, BC माइनस BC बाटा AB माइनस AB, और उसके बाद 12 और उसके बाद यहाँ पर 21, 12
माइनस 21, यह फार्मूला का अप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 बटा A1B2 माइनस A2B1। यह x का मान हो जाएगा, y का मान का ठीक उसी तरह फार्मूला हो जाएगा, नंबर यहीं अप्लाई होगा 12 माइनस 21 CA माइनस CA बाटा AB माइनस AB, इसमें 12 21 12 21, यानी C1 A2 माइनस C2 A1 बाटा A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरह ब्रजगुणन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। A1 A2 B1 B2 क्या है और C1 C2 क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखिए, A1x प्लस B1y प्लस C1 इजकल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इजकल टू 0। और एक और ख़ास बात है कि नोट याद रखिएगा कि इस फार्मूला का तब उपयोग करेंगे जब क्वेश्चन में बराबर के उधर जीरो लाएंगे, यानी कि बराबर के उधर जब तक ले जीरो नहीं लाएंगे तब तक इस फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, इस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। ध्यान रहे कि जब भी इस फार्मूला का उपयोग करें तो बराबर के RHS में जीरो ला दे, तब इस फार्मूला का उपयोग करें। आप देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने के लिए शर्त होता है, कभी कभी एक हल होता है, कभी अनगिनत हल होता है, कभी कोई हल नहीं होता है। तो उसके लिए शर्त होता है, जब हल हो तो उस शर्त का नाम है संगत, और जब हल न हो तो उस शर्त का नाम है असंगत। संगत में दो होता है, एक हल हो सकता है और अनगिनत भी हल हो सकता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का। जब एक हल होता है तो उसे कहते हैं अविरोधी या प्रतिच्छेदी, और इसका शर्त होता है A1 बटा A2, यही शर्त है यहाँ से, A1 बटा A2 नॉट इजकल टू यानी बराबर नहीं B1 बटा B2। यह अविरोधी का शर्त होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है, याद रखिएगा। तब पूछा जाएगा कि अविरोधी या प्रतिच्छेदी में हलों की संख्या कितना होता है, तो 1। फिर उसी तरह संगत में एक और आता है आश्रित या संपाती। तो आश्रित या संपाती में हल की संख्या अनगिनत होता है, मतलब बहुत सारे होता है। इसका शर्त होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसमें सब माने कि जो गुणांक होते हैं वो टोटल बराबर होते हैं और इसमें अनगिनत हल होते हैं। तो पूछ दिया जाएगा कि संगत में हल होता है कि नहीं होता है, तो हल होता है। इसमें एक भी हल हो सकता है और अनगिनत भी हल हो सकता है। अविरोधी में हलों की संख्या एक, आश्रित में हलों की संख्या अनगिनत। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, याद रखिएगा फार्मूला। असंगत में हल नहीं होता है और असंगत को समानांतर कहते हैं या विरोधी कहते हैं। तो पूछ देगा विरोधी का हलों की संख्या, तो हल इसमें नहीं होता है। इसका शर्त होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इजकल टू C1 बटा C2। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण समझ लीजिए क्या है। द्विघात मतलब दो घात, चर का कितना घात हो, 2। समीकरण मतलब बराबर के उधर कोई ना कोई अंक हो, यानी क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से बराबर दिया हो। तो देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिया है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। हम लोग इसके पहले बहुपद चैप्टर में पढ़े हैं द्विघात बहुपद का सूत्र या व्यापक रूप था ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इजकल टू 0 होता था, इसमें भी a नॉट इजकल टू 0। लेकिन उस दोनों में अंतर क्या है, तो उसमें बराबर नहीं रहता था, ऑलरेडी बराबर नहीं रहता था, उसमें अपने से बराबर दिया जाता था। लेकिन इस व्यापक रूप में समीकरण में ऑलरेडी से बराबर दिया रहेगा, पहले से ही बराबर दिया रहेगा, यही अंतर है। देखिए, अब जिस तरह बहुपद में द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता था, उसी तरह द्विघात समीकरण का बहुपद के द्विघात समीकरण का शून्यक या मूल की संख्या 2 होगा। अब द्विघात समीकरण के हल करने की दो विधि है, वर्गमूल विधि, गुणनखंड विधि, और तीसरा नंबर है द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। तो वर्गमूल विधि, गुणनखंड विधि बहुपद में पढ़े थे लोग, और द्विघात सूत्र या द्विघात सूत्र का ही दूसरा नाम है श्रीधराचार्य विधि। तो देखिए, द्विघात सूत्र का फार्मूला होता है, इसका होता है व्यापक रूप आगे लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। इसमें d पहले निकाला जाता है, d मतलब विवेचक। तो इसका d की यानी कि विवेचक का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac।
x का गुणांक बी स्क्वायर, फिर माइनस 4x² के गुणांक a और c यानी अचर। तब डी बराबर फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब इसमें दो आंसर होता है द्विघात समीकरण का, तो इस द्विघात समीकरण द्वारा हम लोग आंसर ज्ञात करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं, तो उसका द्विघात सूत्र या सीरीधाराचार्य विधि द्वारा फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, या इसी को इस रूप में भी बुक में लिखा रहता है -b प्लस माइनस, d का मान क्या होता है b² माइनस 4ac, तो वहाँ √b² माइनस 4ac/2a। तो यह भी रूप याद रखिए, यह भी रूप याद रखिए। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट, मूलों की प्रकृति की जांच करना होता है। तो मूलों की प्रकृति जांच करने के लिए कि कब द्विघात समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा, तो जब डी मतलब b² माइनस 4ac, यानी डी बराबर हिंदी में बोलते हैं विवेचक, डी 0 से बड़ा हो, जिधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, यानी डी का मान 0 से बड़ा है तो उसका प्रकृति होता है वास्तविक तथा असमान, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और इसको हल करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं -b प्लस माइनस √d/2a। फिर अगला होता है जब d यानी b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो उसका मूल की प्रकृति होता है वास्तविक तथा समान, और इसका फॉर्मूला होता है -b/2a। क्योंकि इसमें दो आंसर होता है तो इसीलिए दो बार इसको लिखा गया है। फिर जब d 0 से छोटा हो, यानी माइनस में d का मान यानी विवेचक का मान माइनस में आए, तो वास्तविक नहीं होता है हल, यानी अवास्तविक हल होता है और मान भी अवास्तविक होता है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी, शॉर्टकट में एपी से सूचित करते हैं इसे। समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं तो समझ लीजिए। समानांतर श्रेणी वैसा श्रेणी है जिसमें सारबंतर यानी कि पदों का अंतर बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे 2 4 6, 2 4 6, तो 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से 2, अंतर मतलब क्या होता है, सार अंतर या पदांतर, पदों का अंतर। तो भाई पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो क्या आएगा 2, फिर तीसरा पद में से दूसरा को घटाएंगे तो क्या आएगा 2, यानी इसमें सारबंतर यानी कि पदों के अंतर क्या रहे, बराबर आ रहे। तो यह कौन सा श्रेणी है, 2 4 6 8, ये कौन सा श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है। अब देखिए समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d ... इसी तरह आगे बढ़ता जाता है, जिसमें a पहला पद होता है, d सारबंतर होता है या सारबंतर को बोलते हैं पदांतर, पदों का अंतर। d बराबर फार्मूला होता है t2 - t1, यानी कि पहला पद को t1 से सूचित करते हैं, दूसरा पद को t2 से, तीसरा पद को t3 से। तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो सारबंतर निकल जाएगा, या तीसरा में से दूसरा को घटा देंगे तो सारबंतर निकल जाएगा, यानी कि डी का मान निकल जाएगा, डी फॉर सारबंतर। अब एपी बराबर लिखे हैं t1 t2 t3 t4, यानी कि दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो सारबंतर निकलेगा, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो सारबंतर निकल जाएगा, यानी किसी में से घटा देंगे, चौथा में से तीसरा को घटाएंगे तो सारबंतर निकलेगा, लगातार घटाएंगे यानी क्रमबद्ध तरीके से घटाएंगे तो सारबंतर निकलेगा। समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें सारबंतर बराबर हो, यानी डी का मान बराबर हो, वह क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी। एग्जाम्पल में देखिए 2 4 6 8 10, 4 में से दूसरा पहला पद, 2 पहला पद, 4 दूसरा पद, 6 तीसरा पद, 8 चौथा पद, 10 पाँचवा पद। तो जैसे सारबंतर ज्ञात करना चाहते हैं तो पाँचवा में से चौथा लगातार घटाइए, पाँचवा में से चौथा को घटाएंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, अगर 8 में से 6 को घटाते हैं तो कितना आएगा 2, 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी सब में पदों के अंतर यानी कि सारबंतर बराबर आ रहे थे, यह क्या है, समानांतर श्रेणी है। 2 4 6 8 या क्या है, समानांतर श्रेणी है। अब समानांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a पहला पद और nवां पद होता है नंबर ऑफ पदों की संख्या, d होता है सारबंतर। फिर
सारबंतर एक नोट पॉइंट है कि सारबंतर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी कि सारबंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। समानांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है a+b/2। समानांतर माध्य को am से सूचित करता है, अर्थमेटिक मीन। जैसे एग्जांपल में दिया गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 20 तथा 40 का am यानी कि अर्थमेटिक मीन यानी समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो 20 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 और डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आएगा 30। तो इस तरह समानांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। अगला देखिए, एपी में 3 संख्या दिया हो तो उसको क्या मानेंगे। तो पहली संख्या को अल्फा माइनस बीटा मानेंगे, दूसरी संख्या को अल्फा मानेंगे और तीसरी संख्या को अल्फा प्लस बीटा मानेंगे। फिर एपी का योग यानी समानांतर श्रेणी का, एपी मतलब समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना हो तो योग को एस एन से सूचित करते हैं। एस फॉर सम, सम मतलब जोड़, एन मतलब नंबर ऑफ पद यानी कि नंबर ऑफ टर्न यानी पदों की संख्या, एस एन यानी एस एन मतलब क्या होता है योग। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल मतलब अंतिम पद या टी एन या एल का मान अंतिम पद होता है। या एक और फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।